तो बलियावी सियासत को थूक देगा। और जिस दिन छोड़ूंगा उस दिन औकात समझ में आ जाएगी। नहीं हुई है, बलियावी को बहुत कुर्बानी देनी पड़ी है। क्या बात है, क्या बात है। उसके बावजूद भी आप कहें बहुत झेलता हूं। बेसाइज के पैजामा वालों की औकात रही, जूता रख दूंगा तो नस्लें दब जाएंगी। लेकिन खैरों में दम नहीं था, भाई थे तब मुझको बेइज्जत कर रहे हैं। अब बच क्या गया जी जनाब? बलियावी के जुमले बेचकर रोटियां खाने वाले, बलियावी की तकरीरों की सीढ़ी बजाकर नजराना वसूलने वाले, वो अगर कुछ कहते हैं तो लगता है, बहुत लगता है। उलमाए अहले सुन्नत ने महसूस किया और कि हमारी बच्चियों के लिए एक तालीम गाह हो, और ये हमायत खुशाइंद भी है, बेहतर भी है, काबिल तहसीन भी है। अदारे शरिया की दो चंद मोतबर शख्सियात तशरीफ फरमा हैं। काजी शरीयत इदारे शरिया मोतिहारी हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद रजा साहब, और इदारे शरिया के हर बड़े फैसले के मशीर भी, वजीर भी, सलाहकार भी, बाजू भी, कायद मिल्लत हजरत अल्लामा मौलाना खालिद खान साहब। हमें लगता है कि इस कड़ाके की ठंड में अब किसी बड़े खिताब की जरूरत नहीं है। कुछ तबसरा है, हो सकता है कड़वा हो। मरज सब बताता है, दवा का इंतखाब कोई नहीं कर रहा। बीमारी सब बता रहे हैं, सेहत लौटेगी कैसे इसकी कोई तरकीब नहीं बता रहा। अल्फाजों की गर्मी से नस्लें जिंदा नहीं रहती, जुमलों की हरारत से रोशन मुस्तकबिल नहीं लौटता, उसके लिए जमीनी सतह पे लड़नी पड़ती है। किन हालात से बलियावी जूझ रहा बता दूं, आग लग जाएगी। बड़े कड़वे कड़वे घोट गैरों के पीने में कोई दर्द नहीं होता, लेकिन अपने लोग जब तीर मारते हैं तो बड़ा खलता है। अगर यही हालात रहे तो बलियावी सियासत को थूक देगा। और जिस दिन छोड़ूंगा उस दिन औकात समझ में आ जाएगी। कितने कब्रिस्तान बिहार में वक्फ थे मालूम है? मालूम है जरा? मुर्दे हमारे बाप थोड़ी गड़े हैं, बोलने से पहले सोचना चाहिए। 99% बिहार के कब्रिस्तान वक्फ नहीं है। ये 8000 कब्रिस्तानों की घेराबंदी ऐसे नहीं हुई है, बलियावी को बहुत कुर्बानी देनी पड़ी है। क्या बात है, क्या बात है। उसके बावजूद भी आप कहें बहुत झेलता हूं। बेसाइज के पैजामा वालों की औकात रही, जूता रख दूंगा तो नस्लें दब जाएंगी। लेकिन खैरों में दम नहीं था, भाई थे तब मुझको बेइज्जत कर रहे हैं। अब बच क्या गया जी जनाब? बलियावी के जुमले बेचकर रोटियां खाने वाले,
बलियाबी की तकरीरों की सीढ़ी बजाकर नजराना वसूलने वाले, वो अगर कुछ कहते हैं तो लगता है, बहुत लगता है। जो काम 50 साल में नहीं हो सका था ना, औकात थी, मदरसे के फारिगीन के, मदरसा बोर्ड के फारिगीन को कॉलेज स्कूल के सनद के बराबर करा देता। किसकी देन है? कौन किया है? आज स्कूल कॉलेज में बच्चे जो फौकानिया मौलवी की सनद पे जा रहे हैं, ये किसकी देन है? लेकिन ये किसी को एहसास नहीं। एक जुमला शुक्रिया का नहीं, गैर अगर जख्म खंजर मारे तो मुस्कुराता हूं कि उसका बाप काफिर है मेरे रजा के फतवे के मुताबिक, उससे मैं समझौता नहीं कर सकता। लेकिन अपने लोग अगर खंजर मारते हैं तो बड़ा दर्द होता है। किसकी औकात थी? जो यूनिवर्सिटी बना लेता? हिम्मत थी? नहीं थी। किस बल पे हुआ? कैसे हुआ? 8000 कब्रिस्तानों की घेराबंदी मौलाना ऐसे नहीं हो गई। जहां एक कब्र दिखी है ना, उसको भी बिहार सरकार में कब्रिस्तान डिक्लेयर करा के पेपर बनवा दिए हैं, तब हुआ। ऐसे नहीं हुआ। लेकिन दिक्कत यही है कि मैं उस कौम में पैदा लिया हूं जहां रईसुल कलम कहा करते थे, बेटा जिंदगी भर खटते रहो, मरने के बाद ये जमात मनकबत पड़ती है, जिंदगी भर कीड़े निकालती है। ये वही बात चल रही है नामुसे रिसालत की। अदारे शरिया की तहरीके बेदारी क्या बलियाबी के बाप के लिए थी? आप लड़ेंगे किस प्लेटफार्म से लड़ेंगे? कौन आपकी आवाज सुनेगा? कौन सा झंडा आपके पास है? कौन सा बैनर है? हर आदमी एक इंटरनेशनल तंजीम जेब में लेके घूम रहा। हर मकतब वाला तरबियत इफ्ता करा रहा है। जिसका इमला दुरुस्त नहीं है वो काजी बन जाता है। बच के गया है। गैरों से लड़ने की औकात माइक पे हो सकती है, जमीन पे नहीं। दुनिया बहुत बदल चुकी है। हिकमत अमली की जरूरत है, और हिकमत अमली के लिए सबसे पहले बरसों से चिल्ला रहा हूं। क्या वो दिन याद नहीं है आपको, जब मैं घूमकर पागल की तरह सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, वैशाली और इसी मोतिहारी में मसाजिद और मदारिस के सर्वे के लिए पागल की तरह मैं घूम रहा था। सुन्नियों मस्जिदें गिनो, सुन्नियों मदरसा गिनो। उस वक्त यही मौलवी बिरादरी कहती थी बलियाबी का इसमें कोई खेल होगा? हमारे बाप की कब्र बनी थी, हमारे दादा दफन होते उसमें। और आज जब हथौड़ा गिर रहा है तो माइक लगाकर चीख रहे हैं। क्या होना? क्या कागज है? क्या प्रूफ है? इसी के लिए 25 साल पहले, सैयद साहब याद है आपको, 25 साल पहले से आंख अगर न देख सके कि आने वाले 10 साल आगे क्या होने जा रहा है मुल्क में, उस आदमी को सियासत की बात नहीं करनी चाहिए, पान की गुमटी खोल लेना चाहिए। 25 साल पहले मैंने महसूस किया था कि आने वाले दिनों में क्या होने जा रहा। 25 साल पहले डायरेक्टरी बनाने के चक्कर में था कि उसका कागज जमा कर ले, पेपर जमा कर ले, ताकि आने वाले दिनों में वो दस्तावेज हो जाए। हमारी अवाम ने हमारा साथ नहीं छोड़ा, आलिम हमारा साथ छोड़ा है, आलिम हमारा साथ छोड़ा है। उलमा बिरादरी अगर साथ खड़े हो जाएं, अवाम की क्या बात है साहब? आपने कहा एकेडमी बनाएंगे, जौहर एकेडमी। हमारे लोगों ने यह नहीं देखा कि उनके बेटों को रोटी कल मिलेगी कि नहीं मिलेगी, लेकिन नस्लों के मुस्तकबिल के लिए 50,000 और 75,000 लेकर खड़े हो गए। हमारी आवाम कहां मेरे साथ खड़ी नहीं रही। फैसला हमको करना है कि हम अपनी आवाम के साथ कहां खड़े रहे। इस पर आना पड़ेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने कायदे अहले सुन्नत,
अताए मुफ्ती आज़म हिंद हुजूर गाज़ी मिल्लत अल्लामा गुलाम रसूल साहब क़िबला बलियावी। मैं जानता हूं कि जो कौम प्यार से एक बोली बोल दे, जिस कौम के बीच अगर कोई मोहब्बत से एक बोली बोल दे, अरे इससे बढ़कर क्या हो सकता है इस कौम का भोलापन। इलेक्शन में टोपी पहन के आकर बोल दिया अस्सलाम अलैकुम, तो मुसलमान उसी में मस्त है। अरे सलाम किया भाई, क्या बात है। कहां हैं आप? झोला लेके घूमते रहिएगा वैसे ही जैसे लोकसभा में घूमे हैं। आंकड़ों का खेल है, खत्म हो चुके हैं। रात दिन खून जला रहा हूं। मैं जो हाजिर हुआ था सैयद साहब, हजरत अल्लाह खाली साहब से भी मैंने अर्ज किया था कि मेरे साथ थोड़ी दिक्कत है। मैं तो अपनी जमात का झगड़ा सलटाते सलटाते पागल बन चुका हूं। अभी भाग करके मुझको गिरिडीह जाना होगा। एक बहुत बड़ा हल्का आपस में लड़ गया है। कहां पंचायत कर लिए जाए, किसके यहां जाइए? और माफ कीजिएगा, झगड़ा अवाम का नहीं, आलिमों का है। इनकी पंचायत कौन करेगा? है कोई जो कर दे? इसलिए कि कोई हजरत किसी से कम है ही नहीं। कोई एक तो बता दीजिए जिसके पीछे चलना हो, हम भी तैयार हैं। मत चलिए मौलाना खालिद के पीछे, मत चलिए डॉक्टर अमजद के पीछे, छोड़िए बलियाबी को। मोतिहारी में ही किसी को तय कर दीजिए कि इनके पीछे चलना है, हम भी झंडा लेके चलेंगे। एक आदमी निकाल दीजिए, एक आदमी निकाल दीजिए। अहले सुन्नत का हर घर से मैं नौजवान निकाल दूंगा। अहले सुन्नत का एक एक बच्चा निकल जाएगा। इसलिए कि मैं जानता हूं कि जो भोली कौम दुनिया के सियासी पार्टियों का झंडा लेकर अपने खरच से निकल सकती है, इस कौम को मुस्तफा की अजमत समझा दो तो यह कौम झंडा लेकर के नहीं, अपने नबी की रिफात के लिए सरों को झंडा बनाकर नारे तकबीर, नारे रिसालत, तहफ्फुज़े नामूसे रिसालत। माशाअल्लाह। लेकिन किस बैनर के तले? कौन सा बैनर आपका होगा? किसकी आवाज हुकूमत सुनना चाहती है? इसी जगह पटना में सारी जमात के लोग सर जोड़ के बैठे। मौलाना बड़े बड़े मोटे लोग आए थे दारे शरिया, सिर्फ दस्तखत कर दे, दस्तखत कर दे। मैंने कहा कि मेरे आका की तौहीन की शुरुआत तेरे बाप ने किया है। तेरी 7 पुश्तों तक लड़ने की कसम अरशदुल कादरी ने खाई थी, उसकी एक एक सिपाही तेरे 10 पुश्तों तक लड़ने को तैयार है। मसला यहाँ है, आखिर कौन सा प्लेटफार्म है जिस प्लेटफार्म से आप आवाज उठाइएगा? बता दीजिए एक प्लेटफार्म, हम भी उसका मेंबर बन जाएंगे। कितनी मेहनत करनी पड़ी है इसी मोतिहारी में तहरीक बेदारी दारे शरिया के लिए, अंदाजा है? नहीं, अभी शुरू होने जा रही है तहरीक बेदारी। अब तक काजी साहब तकरीबन 20 खतीबों को फोन कर चुका हूं, 20। चूंकि नजराना मैं दे नहीं सकता, भाड़ा मैं दे नहीं सकता, तारीख खाली नहीं। हमसे ज्यादा मसरूफ कोई है क्या बिहार में? लेकिन मैं अब कैसा पागल हूं कि अपना सब कुछ दांव पे लगा देता हूं। किसके लिए? जमात के लिए। और जब तक जमात खड़ी नहीं रहेगी, जात का बाजा बहुत दिनों तक बजने वाला नहीं है। दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए तो एक आखिरी बात अर्ज कर दूं। अगर याद हो तो बावाज़ बुलंद पढ़ लीजिए। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातो व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बस थोड़ी सी गुफ्तगू का एक छोटा सा हिस्सा समाप्त कर लीजिए। दुनिया में कोई एक हकीम बता दीजिए, कोई एक डॉक्टर बता दीजिए
ये हमारे हातिम बाबू हैं कि चले गए? जो जमीन डॉक्टर अली मुल्ला भाई हैं? अच्छा आप हो, माशाअल्लाह। आजा, टोपी नहीं है? किसी से उधार लो। हाँ, सिर्फ हॉस्पिटल का डॉक्टर बनने से बाबू मसले का हल नहीं है, मिल्लत का डॉक्टर बनना पड़ेगा। अब तो बोल दो सुभान अल्लाह, अरे जोर से बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा डॉक्टर साहब, ईमान से बताओ, पूरे मेडिकल साइंस में कोई मेडिकल डेवलप करके ऐसी दवा निकाली है कि बीमारी कोई भी हो दवा एक ही होगी? मरज कोई सा भी हो दवा एक होगी? अमेरिका में, इटली में, दुनिया के किसी भी कंट्री के मेडिकल साइंस ने अब तक कोई ऐसी रिसर्च ना की कि बीमारी कोई भी हो दवा एक होगी। यानी जमीन आसमान के कुलाबे मिला दिए, अल्ट्रासाउंड निकाल लिया, सीटी स्कैन भी निकाल लिया, कैमरे के जरिए पेट के अंदर देखने की सलाहियत भी पैदा कर ली, लेकिन अब तक कोई एक दवा इसी ना बना सके कि हर बीमारी के लिए एक ही दवा हो। लेकिन वो हमारे पुराने बड़े बुजुर्ग कोई पागल थोड़ी थे माज़अल्लाह। जिस जमाने में न मुफ्ती से मुलाकात हो, न मौलाना से मुलाकात हो, न आलिम से मुलाकात हो, लेकिन गांव में कोई गांव नहीं था जहां मेरे मुस्तफा की मिलाद न होती हो। हाय 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 हाय, वाह वाह वाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मौलाना नहीं है फिर भी मिलाद हो रही है, मुफ्ती साहब नहीं है फिर भी मिलाद हो रही है। आज जितना डेवलप करने के बाद भी हम वहां तक न पहुंच सके, एतमाद के उस मकाम तक न पहुंच सके जहां आज से बरसों पहले हमारे बाप दादा, जब दारुल उलूम नहीं, यूनिवर्सिटी और कॉलेज नहीं, उस वक्त उनका एतमाद और भरोसा इतना मजबूत था कि हर मिलाद की महफिल में ये तराना गुनगुनाते थे, हर दर्द की दवा है सल्ले अला मोहम्मद, हर दर्द की दवा है, सल्ले अला मोहम्मद, जोर से, हर दर्द की दवा है, सल्ले अला मोहम्मद, तावीज़े हर बला है, सल्ले अला मोहम्मद। ये वही सल्ले अला है जो हर बीमारी का इलाज है। हम अपने इस नौजवान का इस्तकबाल करते, अब जरूरत उठती है कि डॉक्टर साहब मेडिकल कॉलेज क्यों नहीं, इंजीनियरिंग कॉलेज क्यों नहीं, ये गर्ल्स जौहर एकेडमी क्यों, बच्चियों के लिए क्यों? सवाल है। आपके दिमाग में भी बात कूद रही होगी कि इस वक्त जरूरत है डॉक्टर की, इंजीनियर की, आईएएस की, आईपीएस की, आईएफएस की। बता दूं, मुसलमान तो पढ़ता भी नहीं है ना, इसको सिर्फ सुनने आता है, पढ़ने नहीं आता है। अब मौका मिल जाए तो सिर्फ बोलने आता है, कुछ करने नहीं आता। इसी 27 नवंबर को बिहार स्टेट सर्विस कमीशन का रिजल्ट आया, 29 मुसलमान के बच्चे क्वालिफाई किए हैं, 29। ये आसानी से हुआ है क्या? बलियाबी ने बहुत सारी चीजों को कुचला है अपने जूते से, वरना आज भी बलियाबी किसी ना किसी हाउस में रहता। यहां ढेर ग्राहक घूम रहे कि तुम हां कहो तो मैं तुझको भेज दूं, लेकिन मैं जानता हूं कि फर्द के भलाई के लिए नस्लों का कत्लेआम नहीं होने दूंगा। क्या बात है, वाह वाह वाह,
आज जितना पीसफुल्ली सुकून के साथ हम हैं, पूरे मुल्क का हम ठिका नहीं ले सकते, हमारी औकात ये नहीं है। लेकिन जितना पीसफुल्ली शान के साथ हमारे यहां बिहार में लोग हैं, इसको भी रौंदने नहीं दूंगा। बहुत खूबसूरत। जब तक सांस बाकी रहेगी चीख करके अपनी नस्लों को जगाते रहूंगा। बेशक बेशक बेशक। मर्जी आपकी, जो चाहो करो। बहुत उम्दा, बहुत। लेकिन मैं जानता हूं कि दुनिया अब आपके पास आने वाली नहीं है। बेशक। वो दिन लद गए जब आप कहते थे कि मेरे बगैर कोई नहीं। अब क्लियर हो गया कि आपके बगैर सब हो सकता है। इसलिए अपने दिमाग से गलतफहमी निकाल दीजिए। जमाना तौल चुका है पत्थरों से मेरी हैसियत को, जमाना तौल चुका है मेरी औकात को। इसलिए मैं डॉक्टर साहब से एक बात की गुजारिश करूं, ये आबादी अल्हम्दुलिल्लाह नहीं बस रही और आपकी बड़ी कुर्बानी है, एक एक फर्द की कुर्बानी है। जिसने एक अच्छी बात कही उसकी भी कुर्बानी है, जिसने अच्छा सोचा मदद न की उसकी भी कुर्बानी है। लेकिन 10-20 साल का नक्शा बनाने के कायल हम नहीं हैं। एक बाप जब मकान बनाता है तो कम से कम पोते तक को देखकर बनाता है। बोलो बात सही है कि गलत है? अरे जोर से बोलो ना। मौलाना नाम भूल गया हूँ। मुफ्ती रज़ाउल्लाह साहब, हजरत मौलाना मुफ्ती रज़ाउल्लाह साहब नक्शबंदी, नायब काजी हमारे। मैं मसरूफ हो सकता हूँ, गाफिल नहीं हो सकता। ये और सी बात है, हमारे मुफ्ती खालिद साहब भी कभी कभी कहते हैं कि फोन नहीं उठता है। बात सही है। आज भी आपके गुजरात से परसों से फोन आ रहा था, उठा ही नहीं पा रहे थे। सांस लेने को फुर्सत मिले जब तक तो कुछ सोचें। इत्तेफाक से देखा तो बैक किया। मुफ्ती साहब, आपके वाली साहब मकान बनाए कि नहीं बनाए? बनाए। तो सिर्फ आपके भाइयों तक को देखकर बनाए या आपकी औलादों को भी देखकर बनाए? यानी हर बाप की ख्वाहिश होती है कि पोता तक के लिए इंतजाम करो। बोलो बात सही है कि गलत? अरे जोर से बोलो ना। तो एक जनरेशन में 150 साल, बाप की उम्र 75 साल, बेटे की उम्र भी 75 मान लो और पोते की भी उम्र 75 मान लो, तो कितना हो गया? अरे बोलो ना भाई, मौलवी का हिसाब कमजोर रहता है। 200। यानी एक बाप चंद हाथ जमीन पर घर बनावे तो 225 साल आगे देखकर बनाता है। डॉक्टर साहब, ये जौहर एकेडमी की जो बुनियाद अभी पड़ रही है, ये 225 साल की मियाद पर नहीं है। और ये जो नई आबादी बस रही है, तो जब नई आबादी बस रही है तो कम से कम 700 से 800 साल का नक्शा हमारे सामने होना चाहिए। बोलो सही है कि गलत है? अरे जोर से बोलो, सही है कि गलत है? वरना बलियाबी उस दौर से मोतिहारी को देख रहा है जिस दौर में कोई हजरत दिखाई नहीं देते थे। वही खुदा नगर है। बिल्कुल बिल्कुल वही खुदा नगर है और वही अंजुमन इस्लामिया है जहां 35 साल पहले बलियाबी आया था 12 रबीउन नूर में। रात को 1:30 बजे पहुंचा था। 1:30 बजे मेरे मुफ्ती आजम के एक मुरीद थे हाजी सुल्तान, बलवा पर मकान था। उस जमाने में मोबाइल नहीं था, कानपुर से चले थे, देवरिया से जीप रिजर्व किया था 900 में। मालूम है ना जरा ना हमको कितना मिला था? 300 रुपया। 300 रुपया। जब हाजी साहब ने कहा, मैं कमेटी वालों को बोलता, मैंने कहा खबरदार, बिल्कुल नहीं। आज हमने बुनियाद डाली है, आज नफ्त पर हाथ रख दिया है,
हर महीने जलसा करूंगा। हाय 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 हाय, और वाह, अल्हम्दुलिल्लाह वाह, मुझे खुशी है माशाल्लाह। कि इसी मोतिहारी में एक ऐसा मुझको बाजू मिला जिसका नाम सलाउद्दीन खान था, जो काम बड़े बड़े हजरत न कर सके, एक गैर आलिम बाजू की तरह खड़ा रहा और 2 साल तक लगातार बलियाबी एक एक आलिम को ले करके इस मोहल्ले उस मोहल्ले उस मोहल्ले उस मोहल्ले लगातार जलसे होते रहे। और जब चारों तरफ से लोग जान गए कि हमको हमारे बाप दादा के अकीदे से हटाया गया है, तब हुजूर ताजु शरिया को उतार दिया गया। तब आज पूरे मोतिहारी के हर इलाके में ये तराना छाती ठोक कर पढ़ा जा रहा, मुझसे खिदमत की कुत्सी कहे हाँ रज़ा, मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम। बेशक, वाह 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 वाह, ये आसानी से माशाल्लाह, नहीं हुआ। माशाल्लाह। मौलाना वो चाय वाला, इत्तेफाक से मैं एमपी हुआ था उस वक्त, मालूम है बलियाबी साहब आ रहे, माला लेके गया था सैयद साहब, और जब माला लेके गया तो कह रहा आपको मैं बहुत चाय पिलाया हूं 3 बजे भोर में, मुझको याद है यहाँ यही है। इसलिए मैं अपने उलमा से हाथ जोड़ के विनती करके अर्ज करूंगा, हर दौर में आलिमों को कुर्बानी देनी पड़ी है, चाहे मुल्क की आजादी का मसला हो या दीन के तकद्दुस और दीन की हुर्मत का मसला हो। और हर दौर में दीन के लिए आलिमों को ही टकराना पड़ा है, सत्ता से आलिमों को ही टकराना पड़ा है। हजरत सैयदना मुजद्दिद अल-फसानी किससे टकराए थे? किससे टकराए थे? बादशाह से टकराए थे। तो बादशाहों से टकराते रहना अंबिया के वारिस की पुरानी तारीख रही है, बेशक बेशक, वाह, और वाह। इसके लिए तैयार रहना पड़ेगा। अब प्लेटफार्म कौन सा आपके पास, कौन सा झंडा, किस प्लेटफार्म से आवाज उठाइएगा? इसके लिए सन 1968 में अकाबिरीन अहले सुन्नत ने एक प्लेटफार्म दिया जिसका नाम इदारे शरिया है। यह मदरसा नहीं है, माफ कीजिएगा, और नए फारिगीन को क्या पता कि इदारे शरिया क्या है। वो समझते जैसे सब मदरसा वैसे वो भी। करीब जाइए तब बात समझ में आएगी। इसलिए मैं बाबू डॉक्टर साहब आपसे गुजारिश करूंगा, अपनी पूरी टीम को लेकर बैठिए। मस्जिद है कि नहीं इस इलाके में? है। जाहिर सी बात है जहां इदारा होगा वहां तो मस्जिद का होना जरूरी है, हर हाल में जरूरी है। 2 मस्जिद हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो जाहिर सी बात है मस्जिद तो जमीन पर होती ही है, लेकिन मसला तो इमामत का होगा। मसला तो इमामत का होगा। काबा तो है पूरी दुनिया के ईमान वालों का, लेकिन दुनिया की हर कौम बोल पड़ी फलस्तीन के मजलूमों के हक में। आज तक इमाम काबा एक लफ्ज न बोल सका। बोला हो तो बताओ, कहीं पढ़े हो तो बताओ। लेकिन फिर भी झंडा लेके घूमते हैं, हम ही ठेकेदार हैं, हम ही ठेकेदार हैं। इसलिए मैं गुजारिश करूंगा कि जामिया जौहर गर्ल्स एकेडमी के बगल में जमीन का थोड़ा सा और इंतजाम हो जाए, ताकि उस पर एक मस्जिद भी हो जाए। और जब मस्जिद और दरसगाह दोनों आमने सामने हो, और जब मस्जिद और दरसगाह आजू बाजू में होगी, तो फिर उस वक्त इस पूरे खित्ते की क्या कैफियत होगी उसको लफ्जों में बयान नहीं किया जा सकता, कैमरों में कैद नहीं किया जा सकता। मेरी गुजारिश थी जो मैंने आपके बीच रख दिया। मैं उम्मीद करूंगा कि इस पर जरूर गौर फरमाएंगे। अब सवाल ये उठता है कि मेडिकल कॉलेज नहीं, इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं, साइंस कॉलेज नहीं, ये जौहर गर्ल्स एकेडमी क्यों? बस आखिरी बात, तो कैंसर, ब्लड कैंसर के मरीज को उतने ही दिनों तक जिंदा रखा जा सकता है जब तक उसका ब्लड चेंज होते रहे, और वो भी एक पीरियड है, इतने दिनों के अंदर बदल देना होगा।
इतने दिनों के अंदर इस ब्लड को चेंज कर देना होगा, इसलिए कि जो नया ब्लड पड़ा है उसके वजूद में, उसके जिस्म में जो कीड़े, जो कीटाणु है, जो वायरस है, उस नए खून को पानी बना देगा इतने दिनों के अंदर। उसको बदल दोगे तो कुछ दिनों तक और जिंदा रह सकता है। तो ब्लड बदल कर कुछ दिनों तक के लिए कैंसर के मरीज को जिंदा रखा जा सकता है, उसका मुस्तकिल इलाज नहीं किया जा सकता। लेकिन बच्चियों को अगर हमने पढ़ाकर खड़ा कर दिया तो ब्लड बदलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जनरेशन खुद ब खुद बदलते चला जाएगा। वाह 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 वाह, बहुत अच्छा। इसलिए जो जौहर गर्ल्स एकेडमी की बुनियाद पड़ी है, माफ कीजिएगा गर्ल्स जरूर है, लेकिन ये सिर्फ बेटियां नहीं होगी, बल्कि जिस ससुराल में, जिस घर में जाएगी उस घर को भी बदलेगी और उसके वजूद से जो औलादें पैदा होगी उन औलादों को भी बदल देगी। इसलिए नस्लों के बदलने का, जनरेशन के चेंज करने का एक छोटा सा कारखाना खोला गया है। और मैं गुजारिश करूंगा कि इसको मदरसे के साथ साथ उस ट्रैक पर चढ़ा दीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह कल मेरे जो शाख है काजी साहब, बैतुल करीम के हमारे साबिक नायब सदर जनाब शमीम साहब की बेटी जज के एग्जाम में 18वां नंबर लाई है, माशाल्लाह। और कल मैं उस बच्ची से मिलने गया, जब छोटी बच्ची थी, जब चाय मुझको लेकर आती थी तो मुझसे बोलती थी कि हजरत आप मेरे लिए दुआ करो। मैंने कहा तेरे लिए दुआ हर वक्त करता हूं। बोली नहीं, अब्बू के लिए तो बहुत करते हैं। मैंने कहा अब्बू के लिए, अम्मी के लिए, सबके लिए, लेकिन तेरे लिए दुआ यह है कि तू मेहनत कर। हड्डी में पावर नहीं है, कलम में पावर है, कलम में पावर है। और वो बच्ची कहती थी मैं अंकल आपकी इज्जत को बढ़ाऊंगी। जब रिजल्ट आया आसिफ बाबू ने बताया कि उनकी बच्ची जज हो गई, मैंने कहा मिलने चलूंगा, देखता हूं। कल उसकी क्या खुशी की, कोई हद नहीं थी। इसलिए मैं गुजारिश करूंगा जौहर गर्ल्स एकेडमी के जिम्मेदारान से कि एक ऐसा सेटअप और सिस्टम बनाइए कि हमारी बच्चियां जहां दीन और शरीयत का मसला बता सकें, वहीं हमारी बच्चियां लैंग्वेज में भी, अंग्रेजी में भी, हिंदी में भी, संस्कृत में भी, अरबी में भी इस्लाम पर उठने वाले हर फितने को बैठकर आसानी के साथ जवाब भी दे सकें और बता सकें कि इस्लाम क्या है, बता सकें हिजाब क्या है, बता सकें कि इस्लाम ने बेटियों को मर्तबा क्या दिया है। अरे जो लोग 2005 में बेटियों को जमीन में हिस्सा देने की बात किए हैं, दिए नहीं है, क्या बात है। लेकिन मेरे नबी ने 1400 बरस पहले बेटियों को बाप की विरासत में हिस्सा दे रखा। ये फर्क है। इसलिए इन्हीं चंद जुमलों के साथ मैं पूरी मुंतजमा को, सारी टीम को, उलमाए अहले सुन्नत से हाथ जोड़ के अपील करूंगा कि एक मर्तबा पूरा मोतिहारी की अहले सुन्नत की एक मस्जिद का इमाम सर जोड़ के बैठ जाए। जिस दिन इमाम और आलिम सर जोड़ के बैठ जाएगा ना, उस दिन कोई गांव नहीं बचेगा जिस गांव से लब्बैक या रसूलल्लाह का नारा ना निकल जाए। शर्त यह है हमको बैठने का। जब तक हम नहीं बैठेंगे तब तक दूसरा नहीं बैठेगा। इसलिए एक एक तिनके चुनने के बाद कोई आशिया बनते हैं। कहना आसान है, करना बड़ा मुश्किल काम है। करने के लिए वक्त भी चाहिए, दिमाग भी चाहिए, प्लेटफार्म भी चाहिए। और अल्हम्दुलिल्लाह इदारे शरिया ने हर दौर में, हर ज़माने में एक नई तारीख लिखी है। आने वाले दिनों में बहुत जल्द एक बड़े पैमाने की नशिस्त, जिसमें अंदाज़ा है कि वो मजलिसे शूरा जो होगी वह 1000 से बेशी अफराद पर होगी। और बिहार में उसी दिन तय हो जाएगा कि बिहार झारखंड में आने वाले दिनों में एक साल का अहले सुन्नत का एजेंडा क्या होगा, कैलेंडर क्या होगा,
10 एजेंडे नहीं होंगे, 5 होगा, लेकिन 5 में जो प्रथम है वो नामूसे रिसालत है, और जो दूसरा जुड़ा है वो मसाजिद, मदारिस, खानकाह और औकाफ के अमलाक का तहफ़्फ़ुज़ है। इसके लिए क्या तदबीर की जा सकती है? इसलिए कि वफ़ की ज़मीन और जायदाद को गैर नहीं मुसलमान बेच रहा है। गैरों से तो बाद में लड़िएगा, वक्फ बोर्ड वालों से पहले लड़ना पड़ेगा, इसलिए कि ज़मीनें मेरे बाप दादा की हैं और पट्टा काट के वो गैरों को दे रहा है। इससे कौन लड़ेगा? कौन लड़ेगा? इसके लिए सर जोड़कर बैठना पड़ेगा। और सीधी सीधी बात है, वफ़ का मतलब ही है ईसाले सवाब। वफ़ का तसव्वुर ही है ईसाले सवाब, और जिसके यहाँ सवाब ही नाजायज और हराम हो उसके यहाँ वफ़ का तसव्वुर कहाँ से होगा? लेकिन कमाल ये है कि सवाब हराम है, लेकिन वफ़ का झंडा लेके वही आगे आगे घूम रहा। इसलिए कि हम चुप हैं तो गूंगे बोल रहे हैं। जब हम बोलने लगेंगे तो कोई बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पाएगा। इसलिए फिर से मैं हाथ जोड़ के विनती करके उलमाए अहले सुन्नत से अपील करूंगा, काजी साहब किबला के मौलाना खालिद साहब, अभी मौलाना लतीफ़ुर रहमान साहब से भी बातचीत हो रही थी। चूंकि मोतिहारी में तहरीक बेदारी का एक इजलास हुआ और किन हालात और किन मुश्किलों से जूझ कर हुआ है ये लोग जानते हैं, ये लोग जानते हैं, और जो लोग करीब रहे वो जानते हैं, और जिन लोगों ने ताउन करने का वादा करके ठेंगा दिखाया उनको मैं जानता हूँ, बढ़िया से जानता हूँ। और मैं ये भी जानता हूँ कि आज नहीं कल वो आएंगे मेरे ही पास, उस वक्त मेरा भी जवाब बड़ा कड़वा होगा। मैं भी उस वक्त पूछूंगा कि आज आपको जमात याद आ रही है? कल जब जमात लेकर के आपके दरवाजे गए थे तो उस वक्त तो आपको जात याद थी? पूछूंगा, पूछूंगा, ये जरूर पूछूंगा। जख्म खाए हुए हैं, पूछूंगा। तो हमारी कोशिश ही हो रही है, इधर मेहसी, कल्याणपुर, अम्माद पट्टी। हजरत सैयद साहब, अभी जो तहरीक के लिए अल्लाह ज़ाउल मुस्तफ़ा कामिल साहब, जब मैं निकला था, हमारे जब चकिया में मीटिंग हो रही थी तो हमने मौलाना से कहा कि कॉलेजेस और स्कूल के बच्चे हमारे सामने चाहिए ताकि मैं उनसे खुलकर 1-to-1 डिबेट कर सकूं कि आखिर हमारी बच्चियां गैरों के चुंगल में कैसे जा रही हैं। जब कॉलेज और स्कूल के बच्चे बताने लगे, तलवे से जमीन खसक गई है कि कहां हमारी चूक हो रही है। इसलिए मैं गुजारिश करूंगा कि जौहर गर्ल्स स्कूल एकेडमी के साथ साथ हमारी बच्चियों की बेहतर कोचिंग का इंतज़ाम हो, ताकि हमारे गार्जियन बिल्कुल भय मुक्त होकर के, बेखौफ होकर के अपनी बच्चियों के कोचिंग के लिए जो पहली चॉइस रखें वो जौहर गर्ल्स एकेडमी रखें, ताकि हम तहफ़्फ़ुज़ के साथ अपनी बेटियों को ज़ेवर इल्म से आरास्ता कर सकें। तो प्लान चल रहा है, कोशिश है, चूँकि रात में नहीं होना है, दिन में होना है। तो मैं अपने उलमा से अपील करूँगा कि जो जिस खित्ते के हैं, अगर हर आलिम लग जाए अपने अपने गांव में, तो हमको नहीं लगता है कि नई तारीख़ लिखने में टाइम लगेगा। इसलिए आने वाले दिनों में उम्मीद करता हूँ कि या तो कल्याणपुर में या चकिया में एक बड़ा तहरीक बेदारी का, और सिर्फ तकरीरों से नामूसे रिसालत का मसले का हल नहीं है। जब तक कानून न बने, कानून न बने, और कानून बनवाने के लिए लड़ना पड़ेगा। और इसके लिए एक पहल हमने की है, और वो पहल की है, थोड़ा अभी इंतज़ार कीजिए, इसलिए कि मुझे मालूम है कि लोहे पर हथौड़ा कब मारना है। लोहा थोड़ा लाल हो तब हथौड़ा गिरेगा तो कोई ना कोई चीज़ बन जाएगी। इसलिए ईद बाद एक बड़ा इजलास उलमाए किराम का होगा, और उसी पटना में डो एंड डाई कर देंगे कि जो इस कानून के लिए पहल करेगा हम उसके साथ रहेंगे। क्या वहीं बात से है। चैप्टर खुलेगा। वैसे चीखने चिल्लाने से कुछ नहीं होना है। जब तक कानून नहीं बनेगा तब तक कुछ नहीं होगा। अल्लाह रब्बुल जलाल हम सबों को अपने बुजुर्गों के
उसके कागज पत्तर कहाँ? ठीक है, आप लेकर के हमारे, हाँ, आप ले लेंगे। जो कमी होगी कागज में उसको मैं पूरा करा दूंगा। और रजिस्ट्रेशन तो रजिस्ट्रेशन होगा, कैसे होगा आप इनसे रब्ता करेंगे, पूरी तफसील बता दूंगा, मजमून भी उसी हिसाब से लिखा जाएगा। ठीक है। और जिस किसी के पास भी लगता है कि मस्जिद की ज़मीन के सिलसिले में थोड़ा सेंसिटिव होइए आप लोग, सूचना के अधिकार से आसानी से मांग सकते हैं। ये दोनों पहलवान मेरा बैठा हुआ कलेक्ट्रेट में रहता है, इधर आओ, दोनों आओ, दोनों आओ। तुम दोनों के बाप हमारे साथ संघर्ष किए, दोनों भाई हैं, दोनों। जुड़वा पोस्ट कार्ड है। अरे छोटा था सब, बहुत तंग किया है, लेकिन इसके वालिद की हिम्मत को मैं सलाम करता हूँ साहब। भीगा हुआ है आदमी बारिश में, प्लास्टिक कोड़े हुआ है, प्लास्टिक कोड़े हुआ, भीगे हुआ है। हाफिज जैनुद्दीन खान, और सिर्फ मालूम हो जाए कि फला जगह जाना, कहाँ टिकैता, कहाँ बरूराज, कहाँ हल्दिया। ये दोनों सुनो, जहां कहीं से खबर मिले, सूचना के अधिकार से हमको सिर्फ एक ठप्पा चाहिए कि प्लॉट नंबर इतना, खाता नंबर इतना, कि उत्तर साइड में आज के डेट में क्या है। समझ बात आ गई? तो जैसे ही होगा कि हामिद के मकान के बगल में जो ज़मीन है, प्रेजेंट में अब भी मौजूद एक मस्जिद है, वही लिख के ठप्पा मार के दे देगा, उतने पर सुप्रीम कोर्ट तक मैं रगड़ दूंगा। क्या बात है, वाह वाह वाह। इसलिए बेटा दोनों को लगना पड़ेगा। और हम अपने उलमा से, इदारे शरिया के जिम्मेदारान से अपील करेंगे कि इसकी तरफ पहल किया जाए और फिर से एक मर्तबा फार्म भेज दिया जाए, ताकि कल कोई होकर ये न कहे कि हमको खबर न हुई, गरचे खबर थी। एक मौका और देना चाहिए। अल्लाह तबारक व ताला इस मिशन को, इस तामीर को वो उरूज अता फरमा दे कि आने वाली मेरी नस्लें और आने वाले दिनों में मेरी बेटियां ज़ेवर इल्म से आरास्ता होकर सैयदा तैयबा ताहिरा फातिमा ज़हरा की कनीज़ बनकर अपनी नस्लों को इस्लाम सुन्नियत पर कायम रख सकें। यार जिंदा, सोहबत बाकी। अस्सलाम वालेकुम।